हेलो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बाद नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की संरचना के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके बारे में हम परसों आपसे बता चुके थे। एक बार फिर सरसरी तौर पर उसको रिवाइज करते हैं। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो नील्स बोर ने बताया था कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और उसमें धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा या कोश कहते हैं और इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। यानी कि इन वृत्ताकार कक्षाओं की त्रिज्या और ऊर्जा निश्चित होती है। इनको n से प्रदर्शित करते हैं। n का मान पूर्णांक में 1, 2, 3, 4 होता है या इन्हें k एलिमेंट से भी प्रदर्शित करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में प्रवेश करता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और इस ऊर्जा के उत्सर्जन या अवशोषण के कारण ही परमाणु रैखिक स्पेक्ट्रम देते हैं। साथ ही जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए परमाणु स्थायी होते हैं। अगला बिंदु है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π होता है। साथ ही ये जो कक्षाएं हैं ये नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती हैं, यानी इनका केंद्र एक होता है लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। सबसे कम ऊर्जा k कोश की होती है, यानी कि n का मान बढ़ता जाता है तो नाभिक से कक्ष की दूरी बढ़ती जाती है और उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। अर्थात k कोश की ऊर्जा सबसे कम होती है, l की उससे ज़्यादा, m की उससे ज़्यादा और n कोश की उससे ज़्यादा, o कोश की उससे ज़्यादा, यानी कि ऊर्जा नाभिक से दूरी के साथ ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो ये नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। हालांकि नील्स बोर का परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से अधिक विकसित और तर्कसंगत था, लेकिन फिर भी नील्स बोर के परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु को ही समझा सकता, यानी कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु मॉडल को स्पष्ट नहीं कर सका। ये पहली कमी थी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की, यानी कि जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही होती है इसलिए उसको तो स्पष्ट कर सका, लेकिन जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसको नील्स बोर का परमाणु मॉडल स्पष्ट नहीं कर सका। दूसरी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमी थी कि जब किसी उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरण से परमाणु को देखा जाता है तो परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम और अधिक लाइनों में विभक्त होता है। इसका कारण भी नील्स बोर के परमाणु मॉडल से पता नहीं चलता है। तीसरी नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमी थी कि ये परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु किस प्रकार से बनाते हैं, यानी कि परमाणु रासायनिक बंध बनाकर अणु किस प्रकार से बनाते हैं, इसको भी नील्स बोर का परमाणु मॉडल स्पष्ट नहीं कर सका। ये नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। अब हम आते हैं वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। देखिए, एक तरफ तो वैज्ञानिक परमाणु की संरचना ज्ञात करने और परमाणु मॉडल ज्ञात करने में प्रयासरत थे, तो दूसरी तरफ नए नए तत्वों की खोज हो रही थी। इन तत्वों के प्रतीक, इनकी परमाणु संरचना और इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों की जानकारियां एकत्रित की जा रही थी।
हम जानते हैं कि सन 1800 तक 31 तत्वों की खोज, 31 तत्वों की पहचान हो चुकी है। 1865 आते 63 तत्वों की पहचान हो चुकी थी। अब इतने सारे तत्वों के प्रतीक, उन तत्वों की परमाणु संरचना, उन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, और इसके साथ ही उन तत्वों के द्वारा बनने वाले यौगिकों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करना एक बहुत ही पेचीदा या कठिन कार्य था। इसलिए इन तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस हुई। जिस प्रकार से जंतुओं और पादपों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई है, पादपों और जंतुओं के अध्ययन के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अपने दैनिक जीवन में भी विभिन्न वस्तुओं का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे किराना की दुकान का उदाहरण लेते हैं कि उस दुकान में साबुनों को अलग रखा जाता है, बिस्कुट के पैकेट्स को अलग रखा जाता है, साबुनों में से भी नहाने के साबुन अलग, कपड़े धोने के साबुन को अलग वर्गीकृत किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से तत्वों को भी उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अलग अलग समूहों में, अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करने के प्रयास किए जा रहे थे। इन तत्वों के वर्गीकरण से तत्वों का अध्ययन सरल, सुगम और तर्कसंगत हो गया। और इस क्रम में सबसे पहला प्रयास जर्मन के रसायनज्ञ वुल्फगांग डॉबराइनर ने सन 1838 में किया। वुल्फगांग डॉबराइनर उन्होंने सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तीन तत्वों के कुछ समूह बनाए। समान गुणधर्मों वाले तीन तत्वों के कुछ समूह बनाए और उनको त्रिक कहा। इन त्रिकों की विशेषता थी, डॉबराइनर ने इन त्रिकों की विशेषता बताई कि जब त्रिक के इन तीनों तत्वों को उनके परमाणु भार यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत प्राप्त होता है। साथ ही बीच वाले तत्व के गुणधर्म भी शेष दोनों तत्वों के गुणधर्म के मध्य के पाए गए, बीच के पाए गए। जैसे एक त्रिक ये था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। जब इनको परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा जाता है, लिथियम का परमाणु भार 7 और पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, तो इनका औसत जो है 39 से 7 46 में 2 का भाग देते हैं 23 प्राप्त होता है। और सोडियम का परमाणु भार 23 ही होता है। ये तत्व है और ये इसका परमाणु है। तो डॉबराइनर ने उस समय ज्ञात तत्वों में तीन तत्वों के समान गुणधर्मों वाले, समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों वाले तीन तत्वों के कुछ समूह बनाए और उनको त्रिक कहा। इस त्रिक की ये विशेषता थी, मैं फिर बोल रहा हूं, इस त्रिक की ये विशेषता थी कि इसमें तीनों तत्वों को, त्रिक के तीनों तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा जाता है तो मध्य वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत प्राप्त होता है। एक तो ये त्रिक है। एक और त्रिक है जिसमें ये तत्व है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इन त्रिकों का जो परमाणु भार था वो 40, कैल्शियम का परमाणु भार 40 और बेरियम का परमाणु भार 137, तो इन दोनों का एवरेज लगभग 88 प्राप्त होता है, जो स्ट्रोंशियम का परमाणु भार है। ये इसके गुणधर्म भी इन दोनों गुणधर्मों के मध्य के, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम
तो सोडियम के जो गुणधर्म है इन दोनों तत्वों के गुणधर्म के मध्य का प्राप्त होता है। जैसे कि लिथियम सोडियम की अपेक्षा कम क्रियाशील है और पोटेशियम सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है। यानी कि सोडियम तत्व की क्रियाशीलता इन दोनों तत्वों की क्रियाशीलता के बीच की होती है। पोटेशियम से कम क्रियाशील होता है, लिथियम से ज्यादा। तो बीच वाले तत्व के गुणधर्म भी दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य के ही प्राप्त होते हैं। तीसरा त्रिक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके जो परमाणु भार है वो 35, 80 और 127। यहां भी ब्रोमीन का जो परमाणु भार है इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत प्राप्त होता है। ये डोब्राइनर का वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण की कुछ कमियां भी थी। एक कमी तो यही थी कि डोब्राइनर उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल ये 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, इसलिए ये वर्गीकरण या ये सिद्धांत अमान्य कर दिया। डोब्राइनर के सिद्धांत के बारे में आप जान चुके हैं कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार, जब 3 तत्वों के समूह बनाए और उनको परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा तो मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत प्राप्त होता है। साथ ही बीच वाले तत्व के गुणधर्म भी शेष दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य के प्राप्त होते हैं। तो डोब्राइनर के प्रयासों से अन्य रसायनज्ञ इस प्रयास में लग गए कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कहीं न कहीं उसके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार से संबंध रखते हैं। यानी कि डोब्राइनर के प्रयासों से यह तय हो गया कि तत्वों के परमाणु भार और द्रव्यमान उनके गुणधर्मों से संबंधित होते हैं। और इसी क्रम में अंग्रेज रसायनज्ञ अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक सिद्धांत को अपने वर्गीकरण के अष्टक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों के समान प्राप्त होते हैं। उन्होंने सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से शुरू करके 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। और चूंकि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों से मेल खाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को अष्टक का सिद्धांत कहा, या इस सिद्धांत को न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। भारतीय संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। इसी प्रकार से जो पाश्चात्य संगीत होता है, पश्चिम का जो संगीत होता है उसमें भी ये 7 ही स्वर होते हैं, लेकिन वो इनको डो रे मी फा सो ले टी इस तरह से वो प्रदर्शित करते हैं। तो न्यूलैंड्स ने हाइड्रोजन, सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से शुरू करके और इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। जैसे हाइड्रोजन, चूंकि दूसरे नंबर का तत्व हीलियम है, हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है और उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, इसलिए वो स्तंभ खाली है। मैं कई बार आपको बताता हूं, है ही को छोड़ दो क्योंकि उत्कृष्ट गैस है, ली बी बै कै न ओ है, फिर नी को छोड़ दो, ना मग अल सी प से कल, आर को छोड़ दो क्योंकि आर उत्कृष्ट गैस है, के का, फिर क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, इस तरह से इन तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों से मेल खाते हैं, हूबहू होते हैं। जैसे लिथियम है,
रे स्तंभ का लिथियम तत्व है। इसके बाद सोडियम जो तत्व है वो गुणधर्मों में इसके लगभग समान होता है, और सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह से बेरिलियम जो है वो मैग्नीशियम से गुणधर्मों में समानता रखता है, तो मैग्नीशियम तत्व बेरिलियम के बाद 8वां तत्व है। जैसे बेरिलियम के बाद 8वां तत्व आएगा मैग्नीशियम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8वां तत्व मैग्नीशियम है। यानी कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणधर्मों के समान प्राप्त होता है। प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों से समान होते हैं। यह न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है। अब ये जो सारणी दी हुई है कल आपके पास लिखित में व्हाट्सएप कर दी जाएगी, और मैं जो बता रहा हूं उसको इस सारणी में से आपने नोट करना है, देखना है। जब न्यूलैंड्स ने इन तत्वों को अष्टक के रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित किया तो इसमें कुछ कमियां भी थी, यानी कि न्यूलैंड्स ने तत्वों को अपनी सारणी में समायोजित करने के लिए कुछ कमियां भी छोड़ दी। वो कमियां क्या थी? न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कमियां ये हैं कि यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है, यानी कि केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम तक तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों से मेल खाते हैं, इसके बाद 8वें तत्व के गुणधर्म अपने पहले 8वें तत्व के गुणधर्मों से मेल नहीं खाते। पहली कमी तो यही है। दूसरी कमी यह है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कि न्यूलैंड्स ने इन तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में समायोजित करने के लिए दो तत्वों को एक साथ एक ही समूह में रख दिया। जैसे कोबाल्ट तथा निकल को एक ही समूह यानी कि सा स्तंभ में रख दिया, कोबाल्ट और निकल को। दूसरी कमी ये थी। तीसरी कमी ये थी कि न्यूलैंड्स ने असमान गुणधर्मों वाले तत्वों को, जिनके गुणधर्मों में कहीं तक भी कोई समानता नहीं है, असमान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक ही स्तंभ में रख दिया। जैसे कि कोबाल्ट व निकल को फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ सा स्तंभ में रखा, जबकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन अधातु है और कोबाल्ट और निकल धातु है, और इनके गुणधर्मों में कोई समानता नहीं है, लेकिन फिर भी इनको एक ही स्तंभ में रख दिया। ये तीसरी कमी थी न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की। चौथी कमी थी कि जिन तत्वों के गुणधर्मों में समानता थी उनको अलग अलग स्तंभ में रख दिया। जैसे आयरन और कोबाल्ट के गुणधर्मों में समानता होती है, कुछ समानता होती है। आयरन और कोबाल्ट के गुणधर्मों में कुछ समानता होती है, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग स्तंभ में रख दिया गया। तो ये न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की कुछ कमियां थी। तो आज हमने बताया कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, इसके बाद डोब्राइनर का वर्गीकरण कि डोब्राइनर ने समान गुणधर्मों वाले तीन तत्वों के कुछ समूह बनाए और उनको त्रिक कहा। जब उनको परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा जाता है तो मध्य वाले तत्व के गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के गुणधर्मों के बीच के प्राप्त होते हैं, और परमाणु द्रव्यमान भी शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत प्राप्त होता है। दूसरा, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत ये भी आपसे बता दिया था कि जब अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा तो 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्मों के समान प्राप्त होते हैं, और इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। तो यहां तक बता दिया था। कल बताएंगे मेंडेलीव की रूसी रसायनज्ञ मेंडेलीव और लोथरमेयर की आवर्त सारणी। धन्यवाद।